हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। यूनिट 7 में हम लोग देख रहे थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण की माप या विचलन की माप। विचलन क्या है? विचलन जो किसी माध्य या किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला वह संख्या है जो माध्य को बताता है या मीडियन को बताता है, जो पूरे 100% जितने भी आंकड़े हैं हमारे पास, उसको पूरे में से उसका कौन सा मिड पॉइंट है, माध्य है, इसको मीडियन है, उसको ये बताता है। अगर हम लोग अपकिरण या मेजर ऑफ डिस्पर्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये दो अर्थों में आता है। सबसे पहली बात यह है कि जो विचलन है उसका अर्थ है कि जो भी हमारे पास आंकड़ों की श्रेणियां हैं उसके टर्म्स, लिमिटेशन ऑफ टर्म्स या लिमिटेशन ऑफ स्टेप्स के अंतर्गत जितने भी विस्तार सीमा या जिस प्रकार से विस्तार उस आंकड़ों का किया जाता है उसको अपकिरण या विचलन कहा जाता है। दूसरे रूप में ये भी देख सकते हैं कि विचलन उस सीरीज के माध्य के लिए विभिन्न टर्म्स या डिफरेंट टर्म्स के विचलनों के माध्य को कहते हैं, या फिर विभिन्न टर्म्स के माध्य को या फिर मीडियन को कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विचलन जो है एक आंकड़े के फैलाव को दिखाता है या उसके माध्य के द्वारा से वो किस दूरी तक या किस सीमा तक जा रहा है इसको दिखाता है। और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बातें देखी हैं कि किस तरह से ये विचलन कार्य करता है और स्टैटिस्टिक्स में किस प्रकार से इसको कहाँ तक इससे काम लिया जा सकता है। तो आज हम लोग सबसे पहले विचलन के मापन के उद्देश्य को देखेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो ये मीडियन हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये डिस्पर्शन के लिए, तो इस डिस्पर्शन को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि माध्य का विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए, टू फाइंड द सेलिब्रेटिंग ऑफ एवरेज, क्रेडिबिलिटी ऑफ एवरेज, ये जो माध्य है जिसको कि जो विचलन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, डिस्पर्शन के द्वारा हमें जो माध्य प्राप्त होता है, ये उसी माध्य के बारे में डिस्कस कर रहा है। विचलन या अपकिरण की माप जो है वो हमें ये बताते हैं कि एक माध्य किस सीमा तक सारे नंबरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अनग्रुप्ड डाटा में ही रखे हैं, तो वो सारे नंबर में से एक नंबर जो होता है उस सारे नंबरों को का माध्य होता है, और वो माध्य सभी नंबरों को इंडिकेट करता हुआ होता है या सभी नंबरों को प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें जो माध्य निकाला गया है वो विचलन के विश्वसनीयता को दर्शाता है। विचलन के विश्वसनीयता को इस प्रकार से दर्शाता है कि अगर माध्य अच्छा है तो उसके सारे नंबर भी ठीक ठाक हैं, या फिर हम इसको दूसरे तरफ से इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी माध्य है उसकी विश्वसनीयता तब ज़्यादा बढ़ जाती है जो सारे आंकड़े उस माध्य का प्रतिनिधित्व करते हुए होते हैं। अगर माध्य अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसकी विश्वसनीयता घट जाती है। इसमें कहने का अर्थ ये है कि
अगर हमारे पास 10 नंबर है और 10 आंकड़े हमारे पास हैं, 10 कैंडिडेट का आंकड़ा जो हमारे पास है, और हम जब उन आंकड़ों का एक माध्य निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो उस मीडियन को ऐसा होना चाहिए जो कि उन 10 आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हुआ हो। अगर ये माध्य 10 आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हुआ नहीं होगा तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि वो अच्छा माध्य नहीं है। जबकि अगर वो माध्य सारे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हुआ है तो हम उस आंकड़े को और उस माध्य को दोनों को ही अच्छा मानेंगे। उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो भी हमारे पास आंकड़े हैं वो सही रूप में निकाले हुए हैं और सही कार्य करने वाले हैं। अगला जो उसका कार्य है या विचलन के माप में उसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि इसके द्वारा दो तथ्यों की तुलना का उद्देश्य पूरा किया जाता है। कंपैरेटिव एम्स ऑफ टू फैक्ट्स, दो तथ्य इसमें इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी हमारे पास कोई भी काम होते हैं तो उसकी परस्पर एक दूसरे से तुलना करके, कंपैरिजन करके उस बात को देखा जाता है कि वो कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से विचलन के लिए जो हमारे पास आंकड़े आए हैं जिसके अनुसार से हम विचलन बना रहे हैं, उस विचलन या उस डिस्पर्शन के मापों को ध्यान में रख करके उसको दो भाग में करके उस मापों का तुलना करना होता है। और इस माप का तुलना करने से जो हमारे पास विचलन है उसके मापों के अनुसार से या उसके आंकड़ों के अनुसार से तुलना की जाती है और तब इसका निष्कर्ष का महत्व बढ़ जाता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, 10 आंकड़े आए हैं, 20 आंकड़े आए हैं, और इन दो आंकड़ों में हम दो बराबर भागों में करके जब हम इसका तुलना उन दोनों भागों से करते हैं तो उससे प्राप्त जो माध्य होते हैं उससे उस आंकड़ों के द्वारा जो हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे उसका महत्व बढ़ जाता है। तीसरी बात है विचलन को नियंत्रित करने का उद्देश्य, कंट्रोलिंग एम्स ऑफ डिस्पर्सन। यहाँ पे जो विचलन की माप है कभी कभी स्वयं भी अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े आते हैं और उन आंकड़ों को जब हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको प्रस्तुत करते हैं तो बहुत बार ये खुद से ही नियंत्रित हो जाता है। या फिर बहुत बार अगर इसके आंकड़े या इसके विचलन बिगड़े हुए हैं तो उसको कुछ ना कुछ रेमेडी करके उसको सुधारा जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारा शरीर अगर बीमार हो जाए, कहीं कोई समस्या हो जाए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर वो हमें ट्रीटमेंट देता है। ट्रीटमेंट इसलिए देता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी बदलाव हो गए हैं जो हमारे शरीर को नुकसान दे रहे हैं उस बीमारी पे नियंत्रित पाया जा सके। इस प्रकार हर सेक्टर में उसी प्रकार से काम किया जाता है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो अधिकतर आर्थिक क्षेत्र में काम लिया जाने वाली बातें हैं। ये जो आर्थिक क्षेत्र में काम लिए जाने वाली बातें हैं वो उसमें ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि हर समय जो स्टेटस बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर जो आंकड़े हर दिन के बारे में बता रहा है और हर दिन के विचलन को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे आर्थिक रूप से उसमें स्थिरता लाने के लिए, उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए उसको नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और अगला है अन्य सांख्यिकी मापों का आधार, बेस ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स मीन। यहाँ पे सांख्यिकी मापों का जो विचलन के माप के आधार पे काम करते हैं।
यहाँ जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, उसमें बहुत सारे माप आते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेजरमेंट आते हैं, और जब हम उसे विचलन में रखते हैं या उसके डिस्पर्शन के आधार पे हम जब काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम लोग उसको विचलन के आधार पे काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसमें को रिलेशन देखते हैं, जो कि एक नंबर से दूसरे नंबर पे वो को रिलेट है, या फिर जिस कॉन्सेप्ट के लिए हम उस विचलन को बना रहे हैं उसके आंकड़े उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हुआ रहता है। इस तरह से ये सहसंबंध को दिखाता है, किस तरह से इंक्रीजिंग चल रहा है, किस तरह से डिक्रीजिंग चल रहा है, ये भी बात इसमें दिखाता है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितने भी लगाए जा रहे हैं, एफर्ट लगाए जा रहे हैं, उसमें नियंत्रित करने का कार्य भी यहाँ पे विचलन की माप के रूप में किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ये सारे कार्य विचलन के माप का आधार कार्य करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो विचलन के कार्य या इम्पोर्टेंस या विचलन के रूप के समान हम लोग देख सकते हैं। उसके कैरेक्टर, विचलन के कैरेक्टर क्या क्या है, इन सारी बातों को देखते हैं। अब हम लोग आते हैं विचलन ज्ञात करने की विधि में। मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन। विचलन ज्ञात करने के लिए या फिर डिस्पर्शन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं, और अगर इन विधियों को देखेंगे तो इसको हम लोग दो रूपों में बांट सकते हैं। एक है सीमा विधि, मेथड्स ऑफ लिमिट, और दूसरा है विचलन माध्य विधि, मेथड्स ऑफ एवरेज विजुअलाइजेशन। सबसे पहला जो है सीमा विधि या मेथड्स ऑफ लिमिट के अंतर्गत 3 प्रकार के विधियां आ जाती हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है रेंज, दूसरा है अंत चतुर्थक विस्तार इंटरक्वार्टरलाइन रेंज, और तीसरा है शतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज। ये सीमा विधि या मेथड्स ऑफ लिमिट के अंतर्गत ये तीनों विधियां आती हैं जिससे हम विचलन का मापन कर सकते हैं। दूसरा है विचलन माध्य विधि, मेथड्स ऑफ एवरेज विजुअलाइजेशन। पहला जो है इसके अंतर्गत वो है माध्य विचलन, जिसको हम लोग मीन डेविएशन के रूप में जानते हैं। दूसरा है चतुर्थक विचलन, क्वार्टरलाइन डेविएशन, और तीसरा है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे विस्तार या रेंज में। विस्तार या रेंज क्या है? जो विचलन की बात कर रहे हैं उसमें रेंज का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसमें इसके द्वारा दिखाया जाता है कि किस प्रकार से विचलन अधिक रूप में चल रहा है। यहाँ पे जो भी हमारे पास आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके वितरण को या फिर उसके विचलनशीलता को सरलतम रूप से जब हम प्रसार कर देते हैं या फिर उसको फैला देते हैं, फैलाव को ही रेंज कहा जा रहा है। यहाँ पे प्रसार का अर्थ जो है या फैलाव का अर्थ जो है उस मान से है या फिर उस टेम्परामेंट से है जो प्राप्तांकों के, जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो किसी विचलन के उच्चतम सीमा या न्यूनतम प्राप्तांकों के अंतर के बीच होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे पास आंकड़े आएंगे 1 से 10 नंबर तक, हमारे मेजरमेंट के हिसाब से जो हमारे पास आंकड़े आएंगे और उस आंकड़ों को अगर हम सीरियली वाइज सजा दें असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम देखेंगे कि सबसे निचले पायदान पे जो है वो सबसे छोटा नंबर है और सबसे ऊंचे पायदान पे जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो इस नंबर के, इन दोनों नंबर के भी अंतर से या फिर कह सकते हैं कि सबसे निचला नंबर और सबसे ऊपर वाले नंबर के बीच में
इन दोनों नंबरों के अंतर में से या फिर इन दोनों नंबरों को आपस में घटा देने से जो हमारा मान प्राप्त होता है उसी को रेंज कहते हैं। यहाँ पे जो इसके द्वारा किसी भी कैलकुलेशन में एक ही दृष्टि के द्वारा या ओपन आइज के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि इन दोनों समूहों में, या फिर हम लोग अगर इसे असेंडिंग ऑर्डर में देखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, तो साफ रूप में जब हम आंकड़ों को सजा लेते हैं तो ये दो ओर इशारा करता हुआ होता है। दो पॉइंट की ओर, एक अपर पॉइंट की ओर, एक लोअर पॉइंट की ओर इशारा करता हुआ रहता है। और इन दोनों समूहों में कौन सा समूह समजातीय है या फिर होमोजेनस है और कौन सा समूह विषम जातीय है, हेट्रोजेनस है, इसके बारे में भी ये अंक हमें बताता है। जो हमारे पास प्रसार करने के लिए बातें आती हैं या फिर प्रसार करने के लिए जो भी संकेत आता है या फिर हम लोग रेंज के लिए जो भी हमारे पास सूत्र दिखाया गया होता है, वो सूत्र किस प्रकार से है। प्रसार जो कि है संकेत चिन्ह, इसका सिंबल जो है वो आर के रूप में इसको इंडिकेट किया जाता है और इसको निकालने के लिए मैक्सिमम रेंज से मिनिमम स्कोर को, मैक्सिमम स्कोर से मिनिमम स्कोर को घटा दिया जाता है। या फिर हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि प्रसार इक्वल टू उच्चतम अंक, जो हमारे पास सबसे ऊपरी अंक का सीमा है, उच्चतम अंक और सबसे निचला अंक का सीमा है, उसको घटा दिया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रसार है, ये आर, ये रेंज है और इस रेंज इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर माइनस मैक्सिमम मिनिमम स्कोर, इस तरह से ये इसका सूत्र है। अब जब हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास अगर 10 स्टूडेंट्स का मेज़रमेंट है या 10 स्टूडेंट्स का नंबर है, तो वो नंबर किस प्रकार से चल रहा है और उसका सॉल्यूशन या रेंज किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे छात्रों का अंक है और इसके नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे इसके नंबर दिए गए हैं। जो नंबर हैं उसके अनुसार से जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे कि नंबर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है 39 है और सबसे मिनिमम स्कोर जो है 6 है। और जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम स्कोर है, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर इज़ 39 और मिनिमम स्कोर इज़ 6। 39 से 6 को घटा देना है और घटाने के बाद हमारे पास रेंज जो आता है वो 33 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास 10 अंक हैं वो है 6, 19, 17, 21, 27, 18, 20, 10 और 39 और 14। यहाँ पे आप इस नंबर को देखिएगा तो इस नंबर में आपको सबसे कम अंक ये छोटा वाला 6 और सबसे बड़ा अंक ये 39 है। अब रेंज को जब दिखाना है तो मैक्सिमम स्कोर -2 मिनिमम स्कोर, सबसे बड़ा अंक जो हमारे पास है वो 39 है और उसको माइनस करेंगे 6 से, तो हमारे पास जो रेंज आता है वो 33 है। यहाँ पे जो 33 का नंबर है वो ये दिखा रहा है कि कितना कितना इस जो टोटल अंक है उसका फैलाव सीमा कितना है। लेकिन फैलाव सीमा में भी यहाँ जो हमारे पास सूत्र है जिसके द्वारा हम आसानी से फैलाव सीमा को बता रहे हैं, उसके लिए गिलफोर्ड 1956 के अनुसार प्रसार जो है
वो उच्चतम अंक या मैक्सिमम स्कोर माइनस निम्नतम अंक या मिनिमम स्कोर +1। अर्थात अगर हम जो हमारे पास स्कोर आया है मैक्सिमम स्कोर -2 मिनिमम स्कोर के द्वारा, तो हमारे पास स्कोर जो आता है उसमें और एक जोड़ देने के बाद वो ठीक हो जाएगा या उसका मान सही हो जाएगा, ऐसा गिलफोर्ड कहते हैं। गिलफोर्ड का इसमें रेंज के अनुसार से ये भी कहना है कि रेंज जो है, प्रसार जो है, वो अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें केवल 2 प्राप्तांकों को ध्यान में रखकर गणना की जाती है। हमारे पास जो 2 प्राप्तांक हैं वो हाईएस्ट नंबर है और लोवेस्ट नंबर है, और इसी को ध्यान में रख करके हाईएस्ट नंबर से लोवेस्ट नंबर को घटा दिया जाता है, और हम यही कहते हैं कि यही इसका प्रसार सीमा है। तो यहाँ पे जो इन 2 अंकों को लेकर के प्रसार सीमा का की इवैल्यूएशन किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं दिखाई पड़ता है। प्रसार या विस्तार या इसको बहुत सारे तरीकों से भी देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रसार के क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। सबसे पहली बात आती है कि प्रसार का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो प्रसार के फार्मूले के द्वारा जितने भी हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार से उसके प्रसार को गणना करने के लिए प्रसार का जो सूत्र है या फॉर्मूला है उससे बहुत ही आसानी से प्रसार की गणना की जा सकती है, कैलकुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गणना का या फिर कैलकुलेशन का वितरण से के संबंध में ही बताता है और अन्य प्राप्तांकों का कोई भी यहाँ जिक्र नहीं करता है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी हमारे पास कोई गणना की जाती है, गणना या कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो वितरण कितने दूर तक इस आंकड़े का हो रहा है केवल इसी बात को दर्शाता है, और यहाँ पे दूसरे आंकड़े का कहीं कोई जिक्र नहीं रहता है। दूसरी बात है, जब प्राप्तांकों की संख्या अधिक हो और उसका फ्रीक्वेंसी विवरण में स्थान भी हो या रिक्त स्थान भी हो, या फिर का जो हमारे पास सीरीज आई है प्राप्तांकों की संख्या हमारे पास जो भी है, हम जो कैलकुलेशन करके आंकड़ा मेज़र किए हैं, आंकड़े हमारे पास है, उस आंकड़े का विवरण में अगर कोई आंकड़ा लैप्स हो जाता है या रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोअर लिमिट से और हाईएस्ट लिमिट से, मैक्सिमम स्कोर से या मिनिमम स्कोर से जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें जो भी हमारे पास ओरिजिनलिटी होना चाहिए, जो सत्यता होना चाहिए, उस अनुसार से इसका सत्यता नहीं दिखाई पड़ता है। जब हम वितरण में या विवरण में, प्रसार में जब n का मान जो है वो अलग अलग होता है, या फिर हमारे पास जो आंकड़े हैं वो अलग अलग रूप में हैं, तो उससे उसका गणना या उसका इवैल्यूएशन, कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं या नहीं किया जाना चाहिए। चौथी बात यह है कि जो रेंज का आधार है वो 2 समूहों में तुलना करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से तुलना केवल अल्प ज्ञान के लिए होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, वो आंकड़े जो हैं वो 2 समूहों की तुलना करने के लिए नहीं होता है, और अगर हम इसका तुलना करते हैं तो वो हमारे लिए गलत हो जाता है। और जिस तरह से भी इसकी तुलना या रेंज का जब हम बात करते हैं, तो जब हम इसके लिए हम 2 ही कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, वो है मेरा मैक्सिमम स्कोर जो आंकड़े के द्वारा प्राप्त होता है, और दूसरा मिनिमम स्कोर। और बाद बाकी जो बीच में अन्य स्कोर होते हैं, अन्य अंक होते हैं, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, और मात्र हाईएस्ट स्कोर से और लोअर स्कोर से हम रेंज को आपस में घटा करके हम रेंज को निकाल लेते हैं, और
इससे हमें उस आंकड़े का पूरा नंबर या किस प्रकार से वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा होता है ये हम नहीं जान पाते हैं। इसीलिए गिलफोर्ड इस बात को कहते हैं कि जो रेंज है वो एक तरह से अविश्वसनीय माप है। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले में। रेंज के बाद जो है वो है इंटर क्वार्टरलाइन रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। यहाँ पे क्वार्टरलाइन जो है वो हम इस बात को देखते हैं कि 100 में से जब हम उसको 4 भागों में बांटेंगे तो ये 4 भागों में हमारे पास 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, ये 25 को मिला करके हमारे पास 100 कैलकुलेशन होंगे। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है या समकमाल है जो हमारे पास है, जिसका कुल 100% है, और इसमें जो अंतर है वो तृतीय और प्रथम चतुर्थक का अंतर है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसको 4 भागों में बांटा गया है और उसमें से पहला चतुर्थक और उसमें से जो तीसरा चतुर्थक है या तीसरा क्वार्टर लाइन है, पहला क्वार्टर लाइन और तीसरे क्वार्टर लाइन के अंतर को ही या फिर उसके डिफरेंसेस को ही इंटर क्वार्टर लाइन रेंज या अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। ये दोनों मान जो है Q3 और Q4 पे आधारित है। अगर हम क्वार्टर लाइन को ये इस तरह से देखें तो क्वार्टर लाइन जो है वो 4 भागों में बांटा हुआ है, Q1, Q2, Q3 और Q4। अगर ये इसको देखें तो इसका जो मान है वो Q3 और Q4 पे ही डिपेंडेंट है। ये जो मान है वो क्वार्टर लाइन या समकमाला के मध्य का 50% का विस्तार बताता है और इसको चतुर्थक के पहले या प्रथम चतुर्थक, अगर हम इसे 4 भाग में बांटेंगे तो पहला भाग जो है उसमें 25% और जो तीसरा भाग है Q3 वो 25% होता है और इसमें इस क्वार्टर लाइन में इस बात को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से इंटर क्वार्टर लाइन रेंज या अंतर चतुर्थक विस्तार सभी मानों पे आधारित न होने के कारण विचलन को असंतोष माना जा सकता है। यहाँ पे इंटर क्वार्टर लाइन रेंज को जिस प्रकार से बताया जा रहा है या उसका फॉर्मूला जो है Q3 और Q1 पे डिपेंड है। यहाँ आप देख सकते हैं इंटर क्वार्टर लाइन रेंज, इसका जो फॉर्मूला है, इसको इंटर क्वार्टर लाइन को IQ भी कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो Q3 माइनस Q1 है। अर्थात हमारे पास जो 10 कैंडिडेट का आंकड़ा है, मान लीजिए अगर हम 10 कैंडिडेट का जो आंकड़ा है उसको सीरियल वाइज सजा देंगे और जो हम इसे सीरियल वाइज सजाएंगे तो इसका एक माध्य बिंदु है और उस माध्य बिंदु के ऊपर के भाग को हम 50% रखेंगे और निचले भाग को हम 50% रखेंगे। जब हम ऊपर के भाग को 50% रख रहे हैं तो इन ऊपर के भाग को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। जब हम इस तरह से बांटेंगे तो पहला भाग 25% और दूसरा भाग 25% होगा। उसी के तरफ से दूसरा भाग जो हमारे पास है निचले के सीरीज में, वहाँ से भी हम इसको 2 भाग में बांटेंगे तो पहला भाग 25% और तीसरा भाग 25% है। अगर हम इसे क्वार्टर लाइन में रखें तो Q1, Q2, Q3 और Q4 होगा हमारे पास। यहाँ पे जब हम इंटर क्वार्टर लाइन रेंज को देख रहे हैं तो इसका डिफरेंसेस जो Q3 में हमारे पास मानक है और Q1 में मानक है, इन दोनों के बीच के अंतर को दिखा रहा होता है। यहाँ पे विचलन जो है उसमें वेरिएबिलिटी है या फिर कह सकते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा वेरिएबिलिटी और या फिर डेविएशन को थोड़ा सा ध्यान दे करके देखेंगे। जब भी कोई समूह का हम लोग आंकड़े निकालते हैं या प्राप्तांक निकालते हैं, जैसे अभी हम
10 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उसके हाइट का मेजरमेंट हो या फिर उसके एग्ज़ाम के रिजल्ट का नंबर हो, वो हमारे पास अलग अलग रूप में आते हैं। किसी एक का समान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग प्राप्तांक हमें मिलते हैं और इस समूह का केंद्रीय मान या सेंट्रल टेंडेंसी से अंतर या फैलाव उस समूह का विचलन कहलाता है। दूसरे शब्द में हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि प्राप्तांक में कितने विचलन या किसी विचलन में कितने प्राप्तांक हैं और वो कहाँ तक फैले हुए हैं या बिखरे हुए हैं, ये पता लगाना ही विचलन है। और विचलन को बहुत ही अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि पहला है ब्रूक्स और डिक के अनुसार से। ब्रूक्स और डिक जो है वो कहते हैं कि विचलनशीलता या फैलाव का अर्थ केंद्रीय मान के संबंध में चरों के बिखराव या भिन्नता की मात्रा है। ब्रूक्स और डिक कहना चाहते हैं कि जो विचलनशीलता है या फिर फैलाव जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय मान के संबंध में जो भी हमारे पास चर है उस चर के बिखराव या विभिन्नता की मात्रा है। दूसरा है रेबर, और रेबर के अनुसार से जो विचलनशीलता का अर्थ है वो किसी जो हमारे पास सैंपल है, विचलनशीलता का अर्थ में जो हमारे पास सैंपल है और उसके जो सैंपल से हमारे पास जो प्राप्तांक मिले हैं उनके बीच जो विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, और उस विभिन्नता में जो हमारे पास जो सैंपल है उसके माध्य या मीडियन या प्राप्तांकों के बीच जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है उसके बीच के मध्य में जो भिन्नता की मात्रा है उसको विचलनशीलता यहाँ रेबर कहते हैं। इनके कथन का अर्थ ये है कि जो भी हम विचलनशीलता जो है वो प्राप्तांकों के बीच के अंतर को बताता है, इसको विचलनशीलता कहते हैं। तीसरा है बोरिंग और लैंगफील्ड और वेल्स के अनुसार से। वो कहते हैं कि विचलन के मापक हमें ये बताते हैं कि आंकड़े अपने माध्य मान से कितने दूर तक फैले हुए हैं। इनका ये कहना है कि जो हमारे पास विचलन होता है, जो हमारे पास विचलन सीमा होती है, वो विचलन जो है वो मध्य मान के द्वारा हमें पता चल जाता है कि वो कितने दूर तक फैला हुआ है और कितना उसमें स्थायित्व। जो अभी हम लोग परिभाषा देखे हैं उसके अनुसार से विचलनशीलता को एक बार फिर से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। विचलन, वेरिएबिलिटी या फिर डेविएशन। यहाँ पे जो विचलन है जिसको हम लोग अगर वेरिएबिलिटी को देखेंगे तो जो परिवर्तनशीलता है वो इस परिभाषा के अनुसार से एक सांख्यिकी वितरण है या फिर एक जो डेटा हमारे सामने है वो डेटा के ड्रॉअर में जितना भी डेटा बिंदु है किस सीमा तक और किस वैल्यू तक है या फिर उसका जो रियल माध्य है वो उसके साथ कितना भिन्न है, कितने दूर तक है, और साथ ही साथ जो डेटा का जो बिंदु है वो एक दूसरे से भिन्न है। तो ये वेरिएबिलिटी या विभिन्नता को या परिवर्तनशीलता को बताता है। अगर इकोनॉमिकली व्यू से हम अगर इसको देखेंगे तो जब भी कोई इकोनॉमिस्ट कहीं इस कंडक्ट को या इस वित्तीय क्षेत्र को कहीं पैसा लगाता है या फिर वित्तीय क्षेत्र में काम करता है तो उसमें जो रिटर्न का जो बात आता है उसको परिवर्तनशीलता के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे जो निवेश रिटर्न करने की बात कर रहा है या रिटर्न करने के को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जितना कि रिटर्न के मूल्यों को समझना। तो जब निवेश करना होता है तो उसमें परिवर्तनशीलता के बराबरी की बात
आती है। अगर हम इसको देखेंगे, कह सकते हैं कि अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि परिवर्तनशीलता जो है वो कहाँ काम कर रहा है और किस प्रकार से काम कर रहा है। जो हमारे पास भिन्नता है, परिवर्तनशीलता है, उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास डाटा है उसका विचलन किस प्रकार से हो रहा है और उसका उपयोग जो है सांख्यिकी रूप में या सांख्यिकीय या वित्तीय क्षेत्रों में किस प्रकार से किया जा रहा है। दूसरी बात है कि वित्त में या फिर जो भी आंकड़े हैं उसमें परिवर्तनशीलता कितनी अधिक है और उसके वापस आने पर किस प्रकार से परिवर्तनशीलता होगी, जिससे कि एक निवेशक जो है उस निवेश करने को प्राथमिकता देगा और जिसमें उसकी कम परिवर्तनशीलता के साथ उच्च परिवर्तनशीलता का रिटर्न होगा। या कह सकते हैं कि जो हमारे पास आंकड़े हैं उस आंकड़े के अनुसार से किस प्रकार से काम होगा और किस प्रकार से काम नहीं होगा। जो भी विचलन है, जो भी हमारे पास वेरिएबिलिटी है, उसमें अधिक रिटर्न होने के लिए पर परिवर्तनशीलता लागू होती है और ऐसे काम को ही जगह दी जाती है। परिवर्तनशीलता का जो उपयोग है या वेरिएबिलिटी का जो उपयोग है वो जो प्राप्त हमारे पास काम है या रिटर्न है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे वेरिएबिलिटी को समझना बहुत ही ज़रूरत होता है। जैसे कि अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें सीधे परिवर्तनशीलता से सीधे अनुपातिक रूप में उसको मानते हैं कि कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको अनुपात के रूप में देखते हैं और साथ ही साथ उसमें जितने भी ऊपर नीचे हो रहे हैं या जितने भी अधिक हो रहे हैं या जितने भी कम हो रहे हैं और उसमें जितने भी बातों को ध्यान में रखा जाता है उसके परिवर्तनशीलता के साथ ही उन बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसको इस अंतर को एक जोखिम के रूप में रखा जा सकता है, क्योंकि ये जो परिवर्तनशीलता है या वेरिएबिलिटी है वो समय समय पे खुद ब खुद बदलते जाता है या फिर कैलकुलेशन के द्वारा उसमें वेरिएबिलिटी या अंतर आता है और ये उस अपने उस बात को दिखाने के लिए या उस बात को प्रदर्शित करने के लिए काम करता है। अगर देखिएगा तो इसमें जो भी हमारे पास काम होते हैं वो उसमें काम करने के द्वारा बढ़ते और घटते रहते हैं। अगर आंकड़ों में विभिन्नता का सेट है, जैसे हमारे पास 10 आंकड़े हैं और सारे 10 आंकड़े एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे से भिन्न हैं, कहने का मतलब है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं वो किसी एक कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं, लेकिन हमारे पास जो मेजरमेंट आए हैं वो सभी एक दूसरे को के से अलग अलग हैं। तो ये वेरिएबिलिटी इस बात को दर्शाता है। यहाँ पे जो डेटा सेट है, हमारे पास जो आंकड़े का जो सेट है उसका सीमा और उसका विचलन और उसका स्टैंडर्डाइज्ड डेविएशन के माध्यम के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम देखें तो वित्तीय क्षेत्रों में इन अवधारणाओं का उपयोग हमेशा होता रहता है, क्योंकि वे विशेष रूप से अपना मूल्य डेटा के रूप पे लगाते हैं, अपना पैसा डेटा के रूप में लगाते हैं और जो हमें रिबेट मिलता है वो उसके बेनिफिट या हार्म के रूप में रिबेट मिलता है। रेंज में जो सबसे रेंज का जब कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी आंकड़े में रेंज का जब कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान के बीच के अंतर को देखते हैं और जो कि हर वेरिएबल का, हर चर का जांच करता है उस रेंज के माध्यम से और उससे जो सांख्यिकी का विश्लेषण किया जाता है या कर सकते हैं या करना होता है, उस सांख्यिकी का विश्लेषण किया जाता है जिससे एक सीमा को तक हम उसे एकल रूप में, संख्या के रूप में, यूनिट नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं।
यहाँ पे जो यूनिट नंबर है विचलनशीलता है, वो विचलनशीलता अलग तरीके से काम में आता है। जैसे अगर देखा जाए तो विचलनशीलता के अवधि के अंतर या फिर किसी समय सीमा के अंतर्गत ये जो विचलन है वो आता है, और उस विचलन के साथ में जो भी बातें उस बिंदु का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस प्रसार के बिंदु को उस रूप में दिखाया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो विचलन है, जो डिस्पर्शन हो रहा है, उस समय में जो हमारे पास डाटा जो हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पे स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में उसको दिखाया जा सकता है। विचलन में जो विचार किया जाता है और उसमें जो परिवर्तनशीलता रहता है, इसमें परिवर्तनशीलता का एक उपाय है जो कि अनुपात के रूप में भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को कोई आंकड़े जो हमारे पास आए हैं उसमें संक्षेप में या फिर विस्तृत रूप में हम उसको उसकी तुलना एक दूसरे से करते हैं, जो कि हमारे पास विचलन के अनुसार से होता है। जो भी विचलन हो रहा है, जैसा भी विचलन हो रहा है, उस विचलन में जिस तरह से काम हो रहा है, उस काम को देखने के लिए या उस काम को करने के लिए उस विचलन को जानना या उस विचलन को देखना, दर्शाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। ये विचलन जो है, उस विचलनशीलता में अगर हम देखें तो इस आंकड़े को जिस प्रकार से फैलाया गया या आंकड़े का जिस प्रकार से कैरेक्टर है, उस आंकड़े के अनुसार से उस बात को या उस अंकों को फैलाया जाता है, और उस अंकों को फैलाने से हमें ये पता चलता है कि वो किस प्रकार से या किस रूप से फैलाव है और किस रूप से वो काम कर रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका बिखराव की जो चर है, जो वेरिएबल्स है, वो एक दूसरे से अलग अलग रूप में बदले हुए हैं, एक दूसरे से अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, बदल रहे हैं। यहाँ पे जो बिखराव है या फिर सेंट्रल टेंडेंसी के सम्मान में जो चरों के बिखराव है या बिखराव की मात्रा है, उस मात्रा को देखते हुए काम किया जा सकता है, या फिर वो सब स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करता है कि किस तरह से उसकी मात्रा है और किस तरह से उसके काम हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी प्राप्तांक है, उस समूह के सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर या सेंट्रल मान के अंतर में जो फैलाव है, उस सीमा के समूह के विचलन को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक आंकड़े का समूह है, उस समूह के द्वारा वो किस रूप में उस बात को फैलाव कर रहा है, या फिर उस कैरेक्टर को एक दूसरे से अलग हट करके कितने दूरी तक वो उसका रेंज जा रहा है, इस बात में फैलाव को देखा जाता है। इसको देखने के लिए जो बात है वो है कि किस प्रकार से काम किया जाए और किस प्रकार से काम नहीं किया जाए। यहाँ पे इस बात को दर्शाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। परिवर्तनशीलता को ये किस प्रकार से फैलता है, या परिवर्तनशीलता में एक डाटा में किस समूह में किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से निकटता देता है, इसको हम लोग कुछ उदाहरणों से भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दिल्ली का परिवर्तनशीलता, दिल्ली जलवायु का परिवर्तनशीलता है, और यहाँ पे जलवायु प्रणाली में, जलवायु या फिर कह सकते हैं मौसम में जो बढ़ती है या प्रणाली में जो कंपोनेंट है, उस प्रणाली के कंपोनेंट जो है वो किस प्रकार से बदलता है और किस प्रकार से बढ़ता, चलता और आगे बढ़ता है, इस बात को देखा जा सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ जो परिवर्तनशीलता है, वहाँ
आनुवांशिक परिवर्तनशीलता भी हम देख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता में हम अगर एक जगह के पॉपुलेशन को देखें तो पॉपुलेशन में अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों के अलग अलग जेनोटाइप होंगे, जिसको आनुवांशिक कैरेक्टर होंगे, और वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और यहाँ पे इस परिवर्तनशीलता या इस फैलाव को भी देख सकते हैं। तीसरी बात आती है हृदय गति में परिवर्तनशीलता। हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसमें अनेकों पार्ट्स हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हृदय गति है। और ये जो शारीरिक घटना है, और यहाँ पे जो हृदय गति है, धड़कन बढ़ने का और धड़कन नॉर्मल रहने का या धड़कन नीचे जाने का, इसके समय के में भी जो अंतराल होता है उस अंतराल को भी बड़े ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, या बहुत ही आराम से देखा जा सकता है। तीसरा बात है मानव का परिवर्तनशीलता। मानव में भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, उसकी विशेषता होती है, शारीरिक और मानसिक कार्य होते हैं, और उसके संभावित मूल्यों की सीमा होती है। ये जो कैरेक्टर हैं, उसके संभावित मूल्य हैं, उसकी सीमा है, हर मनुष्य में उसका अपना अलग अलग कैरेक्टर जाता है, और यहाँ पे इस तरह से अपना अलग काम होता है। और भी ये परिवर्तनशीलता, जैसे स्थानिक परिवर्तनशीलता, स्थानों में परिवर्तनशीलता, जैसे अलग अलग स्थानों पे मापे जाने वाली मात्रा या अलग अलग स्थानों में मात्रा का भी विभिन्नताएं होती है। एक जगह से दूसरे जगह, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, या फिर एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाने पे भी परिवर्तनशीलता देखने को मिलता है। उसके आगे है सांख्यिकी परिवर्तनशीलता। आंकड़ों में जो फैलाव है और वो फैलाव का जो उपयोग है उसके आधार पे भी परिवर्तनशीलता दिखता है। यहाँ पे जो परिवर्तनशीलता है वो बहुत ही पुराना परिवर्तनशीलता है, और परिवर्तनशीलता के अनुसार से उसकी बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। तो आज हम लोग बहुत सारी बातों को जाने, जैसे विचलन क्या है, विचलन के उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से है। जब हम लोग विचलन को देख रहे थे तो विचलन में देखे कि किस प्रकार से विचलन कार्य करता है। ये मात्र एक आंकड़े का रेंज जो है वो मात्र एक आंकड़े का कैरेक्टर को बताता है, और उसमें से उस कौन सा माध्य होगा इसको बताता है। अन्य नंबरों से उसका अपना कोई लेना देना नहीं होता है। अगर उसमें से अगर कोई नंबर मिसिंग हो गया तो उसका माध्य डिस्टर्ब हो सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने माध्य विचलन में रेंज के अंतर्गत देखे। फिर हम लोग देखे अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टर-लाइन रेंज, कि किस प्रकार से अगर हमारे पास 100% की चीज़ है तो किस प्रकार से उसमें माध्य को निकालते हुए अंतर चतुर्थक को देखेंगे, इंटर क्वार्टर-लाइन को देखेंगे, और उसके विस्तार सीमा को देख करके जान करके काम किया जा सकता है। फिर हम लोग ये भी देखे कि वेरिएबिलिटी क्या है और विचलन क्या है, डेविएशन क्या है। इसमें जो भी हमारे पास प्राप्तांक हैं, जो भी हमारे पास बातें हैं, उसमें टोटल विचलन क्या है, किस प्रकार से है, वो किस तरह से काम कर रहा है, इसके बारे में हम लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।